Hello students, welcome to the exam counselor. इकरा here with lecture number 3 of sociology. तो कल हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा था, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा था, तो उसका हमें सिर्फ क्लास सिस्टम रह रहा है, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम एमसीक्यूज़ करेंगे, ओके। और जो क्लास है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक मिलेगा, आप मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और वहाँ पे हमारे कोर्सेज हैं उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं आप, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडेज टॉपिक इज़ सोशल क्लासेस। व्हाट डू यू मीन बाय अ क्लास? एक क्लास हम किस चीज़ को बोलते हैं? हाँ, एक क्लास क्या होता है ना, एक ग्रुप ऑफ पर्सनस है ना, ग्रुप ऑफ पर्सनस इज कॉल्ड अ क्लास। कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सनस है जो रिलेट करते होंगे किसी किसी भी क्राइटेरिया से, उसे हम क्लास कहेंगे, है ना। जैसे सिंपली हम कहते हैं 9th क्लास या फिर 10th क्लास, है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि 9th क्लास अगर है तो हमें पता है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स सेम हैं और वो सिर्फ 9th क्लास को ही बिलोंग करते हैं। और सेम अगर 10th क्लास है तो वहाँ के स्टूडेंट्स जो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है ना, क्योंकि वो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, उनमें सेम नॉलेज लेवल है जो उनको पढ़ाया जा रहा है, तो वो 10th क्लास है। तो एक क्लास क्या होता है ना, एक जो ग्रुप ऑफ पर्सनस होगा जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे एक क्लास में रखे गए होंगे। जैसे कि अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, उनको ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन रखा जाता है, 9th क्लास 10th क्लास। तो अगर हम देखें सेम, जैसे हम देखेंगे अगर हम देखें अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, है ना, तो वहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स होंगे। या फिर मैं अगर आपको बोलूँ अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स, तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा ग्रुप होगा जहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट्स होंगे। तो एक क्लास किस चीज़ को बोलेंगे ना हम, कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होगा जहाँ पे किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने कुछ लोगों को रखा होगा जो सेम होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम फिक्स्ड क्राइटेरिया। तो ये सिंपल क्लास है, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक है ना वो है सोशल क्लास। सोशल क्लास, तो सोशल क्लास क्या होगा? सोशल क्लास मीन्स अगर एक सोसाइटी में हम डिवीजन करते हैं लोगों का ऑन सर्टन बेसिस, तो उसे हम कहेंगे सोशल क्लास। अगर हम एक सोसाइटी में डिवीजन करेंगे उसे हम सोशल क्लास बोलेंगे। तो वो डिवीजन किस बेस पे होगा? वो डिवीजन हो सकता है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो जो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है ना, एक क्लास क्या होता है? एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। क्योंकि एक सोसाइटी के हमने सेगमेंट्स किए अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे सोशल क्लास, ठीक है। हमारे एक स्कॉलर है पी गिस्बर्ट, आप नोट डाउन करेंगे इनका नाम। हमारे स्कॉलर है पी गिस्बर्ट, उनका कहना है कि एक सोशल क्लास जो है ना वो एक कैटेगरी और एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिनका एक डेफिनेट स्टेटस होता है सोसाइटी में। क्या होता है? उनका एक डेफिनेट स्टेटस होता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक डेफिनेट स्टेटस हो सोसाइटी में, उसे हम एक सोशल क्लास कहते हैं, ओके। सो वी सी दैट सोशल क्लास हैज़ बीन डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ सोशल ग्रुप है। ना तो ये लीगली डिफाइंड है और ना ही ये रिलीजियसली सेंक्शनड है। इसका लीगैलिटी या फिर रिलीजियस के साथ कोई लेना देना नहीं है एक सोशल क्लास का, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो है एक हायरार्किकल रैंकिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड इनकम, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ एंड इनकम, या फिर एजुकेशन के बेसिस पे भी हो सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, इसकी वजह से भी जो है इनइक्वालिटीज़ आती है, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ आती है। तो सोशल कास्ट हो या फिर सोशल क्लास हो, ये दोनों किसके स्ट्रैटिफिकेशन की ही फॉर्म्स है ना। तो अभी हमने देखा कि सोशल क्लास की वजह से भी इनइक्वालिटीज़ आती है, ओके। हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक क्लास सिस्टम की। आपने पहले सिंपली समझा कि क्लास क्या होता है, सोशल क्लास, कि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं इन एनी ऑफ द बाय एनी ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स हो या ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट हो, ये एक क्लास बनता है। और सोसाइटी में अगर ऐसे हमने ग्रुपिंग कर दी है तो वो भी एक सोशल क्लास बनेगा। वो ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन हो सकता है, ऑन द बेस ऑफ वेल्थ हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हो सकता है, ओके। So let us see what are the characteristics of class system. So the first characteristic is it is a system of hierarchy of status. हमने देखा कि ये क्या है ना, जो क्लास सिस्टम है ये हायरार्की ऑफ स्टेटस की वजह से है।
तो इससे हमने ये समझा कि ये हमने देखा था कास्ट सिस्टम में कि कास्ट सिस्टम किस वजह से होता था, बाय बर्थ होता था, है ना, और बाय हेरिडिटी। बट जो ये क्लास सिस्टम है ना, इसका बर्थ या हेरिडिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये क्या है, ये एक स्टेटस की वजह से है कि एक इंसान का क्या स्टेटस है सोसाइटी में, कि चाहे वो अपर क्लास है, वो मिडिल क्लास है, या वो लोअर क्लास है, वो है उस बेसिस पे होता है क्लास सिस्टम। इसका बर्थ या हेरिडिटी के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। देन द सेकेंड वन इज अ सिस्टम ऑफ सोशल रैंकिंग बेस्ड ऑन इकोनॉमिक पोजिशन। सेम चीज़, ये किस बेस पे रैंकिंग होती है, इकोनॉमिक पोजिशन के बेस पे। और दूसरी चीज़ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर होता है। इस सिस्टम में क्या होता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। जब वेल्थ एंड पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस वजह से अलग अलग क्लासेस बनते हैं। अगर सबके पास सेम वेल्थ होगी, सेम पावर होगी, तो इक्वालिटी नहीं आएगी, तो फिर क्लासेस भी अलग अलग नहीं बनेंगे ना। तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ और पावर का, उस वजह से क्या होता है, क्लास सिस्टम बनते हैं। Then the next is a system in which status is achieved by one's own efforts. Okay, this one is important. क्या बोलता है ना कि एक इंसान जो है ना, एक इंसान अपना स्टेटस चेंज कर सकता है बाय हिज ओन एफर्ट्स। क्या है कि अगर एक इंसान क्या करेगा, वो एक लोअर क्लास में अगर पैदा हो गया, उसने क्या किया, बड़ा होकर उसने मेहनत की, उसने पैसे कमाए, उसने अपनी पोजीशन को बेटर किया, तो वो मिडिल क्लास में आ सकता है ना। उसके बाद अगर उसने और मेहनत की तो वो अपर क्लास में भी आ सकता है। तो ये जो क्लास सिस्टम है ना, क्लास सिस्टम इंसान अपने एफर्ट से चेंज कर सकता है, ये इनहेरिटेड नहीं है। जो क्लास सिस्टम है वो इनहेरिटेड नहीं है। जो कास्ट सिस्टम था हमने देखा था वो इनहेरिटेड था। चाहे आप कितने भी अमीर हो जाओ या गरीब हो जाओ, आप अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, आपकी कास्ट जो है वो है। बट क्लास सिस्टम में क्या है कि एक इंसान क्या है, अपने एफर्ट से अपने क्लास को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये जो क्लास होता है ये असाइंड, अस्क्राइब्ड या इनहेरिटेड नहीं होता है। ओके। Then the next is it is universal in nature. It is universal in nature. Yes, we know that कि ये यूनिवर्सल है, सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है होता है क्लास सिस्टम, हर जगह पे होता है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर जगह हम देखते हैं, चाहे यूनिवर्स में हम कहीं पे भी देखें, आई मीन वर्ल्ड में हम कहीं पे भी देखें, जो क्लास सिस्टम है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। और मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है, मोस्टली देखा जाता है मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में। इसका क्या मतलब है कि मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में देखा जाता है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइक प्रिमिटिव टाइप सोसाइटी होगी, जैसे हम देखेंगे ना कि जैसे ट्राइबल लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं बिल्कुल सीधे साधे से, तो उनको इन चीज़ों का कंसर्न नहीं होता है कि क्लास सिस्टम क्या है या फिर हमें अपर लोअर मिडिल, नहीं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक लेवल ऑफ इक्वालिटी होती है ना, लेवल ऑफ इक्वालिटी होती है कि वहाँ पे हर कोई ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ऐसी सोसाइटीज़ में क्या है, ऐसी सोसाइटीज़ में क्लास सिस्टम प्रिवेल नहीं करता है। इसलिए हमने कहा कि मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है, ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में, जहाँ पे जैसे हम देखते हैं जहाँ पे कंपनीज़ हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, तो वहाँ पे क्लास सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रिवेल कर जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज a system having distinctive mode of lifestyle and cultural expressions of each class. तो जो क्लास सिस्टम है ना, उसमें एक डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ लाइफस्टाइल होता है। हाँ जी, हमें पता है, अगर हम देखेंगे अपर क्लास, उनका एक डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है ना। मतलब हम लाइक देख के ही बोल सकते हैं कि ओके दे आर फ्रॉम अपर क्लास, क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल, उनका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मिडिल क्लास है वो थोड़े सिंपल होते हैं, अगर लोअर क्लास है वो और सिंपल होते हैं ना। तो एक जो लाइफस्टाइल है ना, मोड ऑफ लाइफस्टाइल, तो वो डिस्टिंक्टिव होता है हर एक क्लास का अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन a system based on the recognition of superiority and inferiority in relation to those who stand below in social hierarchy. दूसरी चीज़ क्या है कि जो क्लास सिस्टम है ना, इसमें सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाएगी, क्योंकि अगर क्लासेस अलग अलग है तो फिर इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी का जो एक वो सेंस होता है ना, वो आ ही जाता है ना। कि लाइक जो अपर क्लास होंगे उनको लगता है ओके हम सुपीरियर है क्योंकि हमारे पास वेल्थ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब जो लोअर क्लास है उनको लगता नहीं हमारे पास वेल्थ नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, तो उनको अपना आप इन्फीरियर लगने लगता है। तो ये जो एक सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी का रिकॉग्निशन है, ये एक क्लास सिस्टम में होता ही है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल क्लास। तो जो बेसिक डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं एक सोशल क्लास के, किन चीज़ों से हमें पता चलता है एक सोशल क्लास के बारे में, जो डिटरमिन करते हैं सोशल क्लास को, उसमें जो बेसिक है वो तीन आते हैं हमारे। एक तो आता है वेल्थ एंड इनकम, ऑक्यूपेशन, और आता है एजुकेशन। तो हम पहला देखते हैं वेल्थ एंड इनकम। तो क्या होता है ना कि लाइक अगर पोजेशन ऑफ सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ वेल्थ होती है, वो एक मेन कैरेक्टर होता है किस चीज़ का, सोशल क्लास का। क्योंकि जो वेल्थ होती है ना, वेल्थ की वजह से क्या होता है कि एक सोसाइटी में एक इंसान की जो है ना क्लास काफ़ी अपर क्लास मानी जाती है, ठीक है।
जिन लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा होती है सोसाइटी में, तो उनका जो सोशल पोजीशन भी होता है ना, वो भी हायर होता है। हम अपने आसपास भी देखते हैं कि जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, काफ़ी हायर लेवल पे, अगर हम देखें हमारी कंट्री में बिरलाज, अंबानीज, टाटाज, उनको हर कोई जानता है। क्यों जानता है? अगर कोई बेचारा लोअर क्लास है, उसे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनका जो वेल्थ की वजह से है ना, उनकी एक सोशल पोजीशन जो है वो काफ़ी अप हो जाती है, उनको हायर सोशल पोजीशन दी जाती है, उनको हायर रिस्पेक्ट दी जाती है सोसाइटी में। तो वो किस वजह से होता है? ये है ड्यू टू वेल्थ एंड इनकम। और दूसरी चीज़ है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? ऑक्यूपेशन से क्या होता है ना, कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जिनको ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मिलती है ना। और कुछ ऐसे वाले ऑक्यूपेशंस होते हैं जो ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते उन पे। अगर हम देखेंगे नॉर्मली हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर्स है, प्रोफेसर्स है, या फिर और भी कुछ ऐसे जजेस है, लॉयर्स है, ऐसे जो प्रोफेशंस है ना, उनकी जो होती है हाई रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में, है ना, नॉर्मली। तो अगर कोई बेचारे नॉर्मल से जो वर्कर होते हैं, उनको कोई जानता भी नहीं होता, उनको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। जैसे कि हम देखेंगे जो कार मैकेनिक्स होंगे या फिर मैनुअल वर्कर, जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं इनफैक्ट, लेकिन उनको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है सोसाइटी में। और जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उनका जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली हाई होता है। तो ये भी एक बेसिक डिटर्मिनेंट है ना सोशल क्लास का। एक वेल्थ हो गया, और दूसरा ऑक्यूपेशन, और तीसरा जो है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक जो एजुकेशन जो है ना, अगर आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि अगर किसी ने हायर एजुकेशन हासिल की है, तो उसको जो है ना, उसको सोसाइटी में उसी हिसाब से एक स्टेटस भी मिल जाएगा, उसको काम भी वैसा मिलेगा। तो क्या होगा कि हाई एजुकेशन की वजह से उसको सोसाइटी में हाई रिस्पेक्ट भी मिलेगी। जब उसकी रिस्पेक्ट भी हाई होगी, तो उसका जो क्लास है वो भी अप हो जाएगा सोसाइटी में, है ना। तो ये जो बेसिक है 3 चीज़ें जिनकी वजह से सोशल क्लास डिटरमिन होता है। एक तो हो गया हमारा एजुकेशन, और आ गया हमारा ऑक्यूपेशन, एंड देन वेल्थ एंड इनकम। इन 3 चीज़ों की वजह से जो है डिटरमिन होता है एक इंसान का सोशल क्लास। तो बिसाइड्स वेल्थ, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन, और भी कुछ क्राइटेरिया है जो इस चीज़ को डिटरमिन करते हैं। जैसे कि किसी का फैमिली बैकग्राउंड होगा, कोई फैमिली से काफ़ी माने जाने वाले होंगे, तो उनका भी ऑटोमेटिकली जो स्टेटस है वो हाई हो जाता है। या फिर किनशिप रिलेशंस होंगे, किसी के अच्छे खासे रिलेशंस है, कोई किसी अच्छी रेसिडेंस पे रहता है, तो उनका स्टेटस भी हाई हो जाता है। ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया उसमें एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और एक्सपैंडेड इनकम ही आते हैं, ठीक है। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन क्लास फॉर्मेशन इन इंडिया। तो जब इंडिया में क्या हुआ ना, इंडिया में जो क्लास सिस्टम है वो पहले भी प्रिवेल करता था, एंशियंट टाइम में भी था, लेकिन जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया ना, तो क्लास सिस्टम ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल गया, क्योंकि इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे। तो उस वजह से क्या हो गया, क्लास सिस्टम और ज़्यादा फ्लोरिश हो गया इंडिया में। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश रूल का? सबसे इंपॉर्टेंट हम देखेंगे चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में काफ़ी चेंजेस आई ब्रिटिश रूल के बाद। क्या चेंज आई? उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कुछ लैंड ओनरशिप राइट्स क्रिएट कर दिए। क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए था। तो उन्होंने जो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग थे या फिर कुछ अमीर लोग थे, उन्होंने उनको बोल दिया कि आप क्या करो, आप ओनरशिप ले लो लैंड की, बस हमें अपना रेवेन्यू चाहिए, आप हमें वो टाइम टू टाइम दो, बाकी आपको जो करना है वो करो। तो उससे क्या हो गया ना, उससे जो बेचारे पीजेंट्स थे ना, उनके साथ क्या हो गया, उनका जो क्लास है वो काफ़ी डाउन हो गया। क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी लालच दिखाई, क्योंकि उन्हें भी पैसे चाहिए थे, फिर उनको आगे जो है ब्रिटिश को पैसे देने थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा पैसे किन से निकालने शुरू कर दिए, पीजेंट से। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश लोगों के पास काफ़ी पैसा गया, लैंडलॉर्ड्स ने भी अपना अच्छा खासा पैसा ले लिया, और जो पीजेंट्स थे बेचारे, उनका क्या हो गया, वो काफ़ी जो है उनकी हालत जो है ख़राब होने लगी, और उनकी जो वेल्थ है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गई, और उस वजह से उनका क्लास भी लो हो गया। तो ये किसकी बदौलत हो गया? ड्यू टू ब्रिटिश रूल। जो हमारे एग्रीकल्चर में ये चेंजेस आई, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रैयतवारी सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, जिसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी डिफरेंट, एक्चुअली आपको इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 सेटलमेंट्स थी जिसके बेसिस पे रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था ब्रिटिश रूल के टाइम पीजेंट से, ठीक है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, इसमें क्या करते थे, परमानेंट सेटलमेंट करते थे ये लोग, जो ब्रिटिश थे लैंडलॉर्ड्स के साथ, उनको बोलते थे क्या आपको कुछ परसेंट जो है हमें देना है, तो फिर उसमें से थोड़ा सा कुछ परसेंट आपको खुद को रखना, जैसे भी 1/11 आप खुद को रख सकते हो, काफ़ी उसके जो ज़्यादातर पोर्शन है वो आपको हमें देना है। और जो बेचारा पीजेंट है उसका कोई नहीं सोचता था कि वो क्या रखेगा क्या नहीं रखेगा। सेम ऐसे रैयतवारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम, इनमें भी ऐसा ही सेम होता था कि आप बस आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, आपको वो हमें देना है, लैंडलॉर्ड का काम था कलेक्शन,
ब्रिटिश का काम था वो मुफ्त में ले लेना, और जो बेचारा सब कुछ कर रहा था पीजेंट, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं होता था। उस वजह से क्या हुआ, फिर पीजेंट्स की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, उनका क्लास काफ़ी डिक्रीज़ हो गया उस चीज़ की वजह से। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चर। देन देयर इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स पे क्या फ़र्क पड़ा, बेसिक जो डिफरेंस हुआ ना, जो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया के जो आर्टिस्ट थे, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट क्या हुआ ना, जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को र्यून कर दिया। कैसे र्यून कर दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो बिल्कुल कम कीमतों पे ज़बरदस्ती क्या किया, उसको सप्लाई किया, ब्रिटेन अपनी कंट्री में लेके गए। और वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1860s के अराउंड, तो उन्होंने क्या किया, अपनी इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, और वो वही सेम प्रोडक्ट्स क्या करते थे, इंडिया में लेके आते थे बेचने के लिए। तो उससे क्या हो गया ना, एक तो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे मुफ्त में, काफ़ी लो रेट्स में इनफैक्ट, और उसके बाद क्या करते थे, वो अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करके मार्केट भी उन्होंने किसको बनाया, इंडिया को ही बनाया। तो जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो यहाँ के आर्टिस्ट थे, उनका जो काम है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया ना, क्योंकि इंडिजिनस जो यहाँ की इंडस्ट्री थी हमारी। ओके, देन नेक्स्ट इज़ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया ना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी, और वो स्टाफ उनको एडुकेटेड चाहिए था। और इंडिया में क्या है ना, तब तक इंग्लिश एजुकेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत थी या फिर और लैंग्वेजेस थी जो पढ़ी जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया, ताकि वो वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट कर सके यहाँ पे। क्योंकि उन्हें अपनी नीड थी ना, उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वो इंडिया को एडुकेट करेंगे, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको अपनी नीड थी, उनको स्टाफ चाहिए था अपने ऑफिस में, अपने इसके लिए, काम के लिए, जिन्हें वेस्टर्न एजुकेशन आता हो, जिन्हें इंग्लिश आती हो। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया, काफ़ी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। पर क्या हुआ ना कि अब जो लोग ऑलरेडी लाइक थे मिडिल क्लास, या फिर हम बोल सकते हैं अपर क्लास, तो वो इन कॉलेजेस में गए, स्कूल्स में गए, उन्होंने पढ़ा। बट कुछ पोर्शन ऐसा भी था ना इंडिया का जो काफ़ी लोअर क्लास था, जो बेचारे हम बोल सकते हैं काफ़ी गरीब थे, या फिर जो काफ़ी दूर इलाकों में थे, काफ़ी विलेजेस में थे, तो वो नहीं जा पाए स्कूल्स, कॉलेजेस, तो उन तक वो एजुकेशन पहुंचा ही नहीं। तो जब उन तक एजुकेशन नहीं पहुंचा, तो वो जो बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ थी या फिर जो भी फ़ायदे होते थे फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के, वो उन तक नहीं पहुंच पाए। उस वजह से भी क्या हुआ कि एक क्लास सिस्टम डेवलप हो गया लोगों में। क्योंकि ब्रिटिश जो थे ना, उनको इस चीज़ से कंसर्न नहीं था कि हम पूरे इंडिया को एडुकेट करेंगे, या कुछ जैसे कि अभी हम देखते हैं ना कि पॉलिसीज़ है हमारे पास, रिजर्वेशंस है, हम चाहते हैं कि हर एक तक पहुँचे। बट उनको ये कंसर्न नहीं था, उनको बस ये चाहिए था कि हमें अपना स्टाफ मिले, हम कुछ लोगों को बस कर पाए एडुकेट, ताकि हमें अपने लिए काम हो सके। तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं। तब उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से एक क्लास सिस्टम एजुकेशनली भी डेवलप हो गया हमारी कंट्री में, ठीक है। देन वी हैव द ग्रोथ ऑफ सोशल क्लासेस इन इंडिया। ये तो सेम है जो हमने अभी देखा कि क्या हो गया, ब्रिटिश रूल के टाइम ही जो है इसका बेसिक जेनेसिस हुआ था। कि ब्रिटिश की वजह से, जैसे हम देखेंगे जो एग्रीकल्चर में हमने अभी देखा कि ज़मींदार बन गए, टिनेट्स बन गए, कि कुछ ज़मींदार थे जो कोई काम दाम नहीं करते थे, बस बैठ के बेचारे पीजेंट से क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे, और वो किन को देते थे, ब्रिटिश को देते थे, खुद बैठते थे बीच में बस मुफ्त का खाते थे। और जो बेचारे पीजेंट्स थे वो काम दाम करके पूरी मेहनत करके कमाते थे, और वो उनको पैसा किन को देना पड़ता था, लैंडलॉर्ड्स को। तो ये क्लासेस तो ब्रिटिश की वजह से ही डेवलप हो गए ना इंडिया में। एंड सेकंड, उनकी वजह से क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वर्कर्स, क्या हुआ ना उसी टाइम के अराउंड इंडिया में क्या हुआ कि कुछ इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप हो गई। अब जो यहाँ के कुछ अपर क्लास लोग थे, उन्होंने अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना शुरू किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ कुछ डेवलप करी, जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं इसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई, या फिर पेपर मिल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई। तो उस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए और कुछ वर्कर्स बन गए। अब जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास थे, उन्होंने भी चाहा कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, तो वो इंडस्ट्रीज़ में गए काम करने के लिए। तो उस वजह से वहाँ पे भी दो क्लासेस बन गई, इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग से क्लास बन गया और वर्कर्स का अलग से क्लास बन गया, ठीक है। देन वी विल सी सोशल क्लासेस इन रूरल। अब हम देखेंगे रूरल इंडिया में कौन कौन से क्लासेस बने बेसिकली, और फिर हम देखेंगे अर्बन इंडिया में कौन कौन से क्लासेस बन गए, ठीक है। सो पहले देखेंगे रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया में जो पहला क्लास है वो किन का था, लैंड लॉर्ड्स और मालिक्स, जैसे हम बोलते हैं ना मालिक। तो लैंड लॉर्ड्स जो थे उनको मालिक भी बोलते थे।
तो पहला क्लास उन्हीं का बना। ये कौन लोग थे? ये होते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे, जिनके पास लैंड थी, जो लैंड को ओन करते थे, वो होते थे लैंडलॉर्ड्स या मालिक्स। इनके भी दो ग्रुप्स होते थे। एक होते थे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी मतलब ये खुद उस गांव में नहीं रहते थे, ये कहीं दूर खुद रहते थे किसी बंगले में। तो वहाँ पे क्या करते, कुछ मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स रखते थे जो इनके लिए पूरा काम करते थे, देखते थे कल्टीवेशन हुआ या नहीं, हमें कितना पैसा लेना है, किससे लेना है, क्या सेटलमेंट करना है। तो ये होते थे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। दूसरे कौन से होते थे? रिच या रेसिडेंट लैंडलॉर्ड्स। ये जो रिच रेसिडेंट लैंड ओनर्स होते थे ना, ये खुद रहते थे गाँव में ही। इनके गांव में अपने मकान होते थे, वहीं रहते थे और खुद से देखते थे कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। इन्होंने भी अपने कुछ रखे होते थे लोग, क्योंकि खुद से तो कोई काम नहीं करता था ना, ये काफ़ी अमीर होते थे लैंडलॉर्ड्स, तो ये तो खुद से कोई भी काम नहीं करते थे। बट इन्होंने भी रखे होते थे वही मैनेजर्स। बट एक ही ये था, फ़र्क था कि ये लोग रहते थे उसी विलेज में, बट जो एब्सेंटी वाले हैं वो विलेज में नहीं रहते थे, ठीक है। देन द सेकेंड इज़ पीजेंट्स। तो पीजेंट्स हमें पता है किसान। जो किसान होते थे उनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी, छोटी मोटी ज़मीन, उसको ओन करते थे, उस पर ही अपना कल्टीवेशन करते थे। तो बेसिकली क्या ना, उनके पास ये छोटी ज़मीन होती थी कि उस पर ये खुद ही काम, मतलब अपनी फैमिली है, उन्होंने ही काम किया, अपने लिए ही कर दिया, खुद को खाते थे। तो दैट्स इट, उनका इतना सा होता, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी ज़मीनें होती थी इनकी, ठीक है। इनकी भी हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, बट जो लेबर थे ना उनसे थोड़े से बेटर होते थे, क्योंकि इनके पास एटलीस्ट अपनी छोटी छोटी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती थी, ठीक है। देन वॉज द मजदूर या लेबरर्स। अब ये कौन से लोग थे? ये वो लोग थे ना जो लैंडलेस होते थे। ये लैंडलेस विलेजर्स थे, इनके पास अपनी कोई भी ज़मीन नहीं होती थी। तो इनको क्या करना पड़ता था? इनको वेज बेसिस पे काम करना पड़ता था। किनके पास? लैंड, जो लैंडलॉर्ड्स थे या मालिक्स थे उनकी ज़मीनों पर। तो इनकी हालत यूजुअली बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि इनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, तो इनको जाना पड़ता था आगे पीछे काम देखने के लिए। तो कभी कभार क्या है ना कि इनको कभी अपने विलेजेस में काम नहीं मिलता था, तो इनको माइग्रेट करना पड़ता था दूसरे विलेजेस में। या कभी क्या है कि ऑफ सीज़न है तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे, ये इंडस्ट्रियल वर्कर बन जाते थे या कंस्ट्रक्शन वर्कर बन जाते थे, ठीक है। देन कम्स द आर्टिजन्स। आर्टिजन्स कौन थे? आर्टिजन्स अब सिंपली वो है जिनके पास कोई आर्ट होता था, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, या फिर कारपेंटर हो गया, कारपेंटर, आयरन स्मिथ, पॉटर, या ऐसे और भी जिनको कुछ भी काम आता था जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड होते थे, तो उनको बोलते थे हम आर्टिजन्स, जो अपना काम खुद ही करते थे, ठीक है। तो ये चार किस चीज़ के ग्रुप्स थे? ये थे जो रूरल इंडिया में क्लासेस बने थे। उसके बाद हम देखेंगे सोशल क्लासेस इन अर्बन इंडिया। अर्बन इंडिया में भी कुछ क्लासेस बन गए थे इंडिया में, है ना। तो अर्बन इंडिया में कौन कौन से सोशल क्लासेस थे? पहला वाला था कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लास, जो अपर क्लास था। अपर क्लास कौन सा था? ये वो लोग थे जिनके पास अच्छी खासी वेल्थ थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस शुरू किए, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी, उन्होंने फैक्ट्रीज़ लाई, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स स्टार्ट कर दिया। तो वो किस चीज़ को बिलोंग करते थे? इंडस्ट्रियल क्लास को। उनमें जो अभी भी हम देखते हैं ना, आज़ादी के बाद भी जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद भी क्या हुआ ना, ये जो फिर बड़े वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने फिर कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ताकि हमारी कंट्री जो है ना आगे बढ़ सके। जैसे इन्होंने इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर किया, इंडस्ट्री या फिर ट्रेड के मामले में किया। इनमें जो सबसे बड़े बड़े नाम हैं, जैसे टाटाज हो गए, बिरलाज हो गए, और भी काफ़ी ज़्यादा है ऐसे जिन्होंने इंडिया के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की फिर आगे जाके। तो ये किस क्लास में आते हैं? हमारे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लास में, ठीक है। देन कम्स द प्रोफेशनल और मिडिल क्लास। प्रोफेशनल क्लास हम नाम से बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे टीचर्स आ गए, हमारे डॉक्टर्स आ गए, हमारे इंजीनियर्स आ गए। तो इसमें बेसिकली इस क्लास में कौन लोग होते हैं? एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, तो जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है ना ज़्यादातर, तो इसमें ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो रिसर्च करते थे, या साइंटिस्ट, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स। तो इस वाले क्लास में वही लोग आते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा पेटी ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, या फिर इनको हम बोलते हैं लोअर क्लास। ये बिलोंग करते हैं लोअर क्लास को। तो क्या हुआ ना, जब इंडस्ट्रीज़ आई, फैक्ट्रीज़ आई हमारे अर्बन एरियाज़ में, तो फिर छोटे छोटे कामों के लिए भी लोग चाहिए थे। तो फिर किन का इमरजेंस आ गया? इमरजेंस हो गया किनका? पेटी शॉपकीपर्स का, पेटी ट्रेडर्स का, शॉपकीपर्स का, और जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे। क्योंकि कुछ देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके पास कोई स्किल नहीं होती है, क्योंकि हर कोई स्किलफुल नहीं होता, हर किसी के पास स्किल नहीं होती है। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कोई स्किल ही नहीं थी,
तो उन बेचारों को तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर सकते, उनके लिए क्लोज होता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या था, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो उनको जो सिंपल काम होते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर फैक्ट्रीज में, उनको ऐसी जगहों पे लिया जाता था, तो वो वहाँ पे काम करते थे। सिंपल। ओके, तो ये बिलोंग करते थे लोअर क्लास को। ओके, तो हमने देखा अर्बन इंडिया में क्या था। अर्बन इंडिया में जो इंडस्ट्रियल क्लास था या कमर्शियल, वो अपर क्लास था, और जो एक प्रोफेशनल क्लास है वो मिडिल क्लास, और जो पेटी ट्रेडर, शॉपकीपर्स या अनऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वो लोअर क्लास को बिलोंग करते। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारा क्लास सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कुछ भी सजेशंस हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।